अब्दुल समद याकूब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं जहां तक समझता हूं पीटीआई का हर कार्यकर्ता इस समय सख्त अंदेशों में, सख्त एक तरीके से दहशत के साए में है। हाउ डू यू एक्सप्लेन द सिचुएशन देयर अब्दुल समद याकूब, खासतौर से पीटीआई के लोग क्या सोच रहे हैं? देखें, इस वक्त जो करंट मौजूदा जो सिचुएशन है उसमें जो सबसे क्रिटिकल चीज है वो ये है कि आखिरी मुलाकात हुई 4 नवंबर को। अब आज 25 दिन हो गए और 25 दिन में खान साहब की कोई एक खबर, कोई एक क्लू, कोई हिंट, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इन 25 दिनों में ये कह सके कि उसने खान साहब को देखा है। दूसरी बात ये कि ये प्लान किया जा रहा था कि जिसमें खान साहब को रीलोकेट करने का, इस अडयाला जेल से निकाल के सुना जा रहा था किसी और जेल में भेजना है। कोर्ट ऑर्डर्स के तहत आपने हर हफ्ते उनकी फैमिली को मिलवाना है, लॉयर्स को मिलवाना है, फ्रेंड्स को मिलवाना है और उनके बच्चों से बात करानी है। जब 25 दिनों में आप एक शख्स से बात नहीं कराएंगे और जब खास तौर पे जब उनकी मौत को लेकर बाहर के मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं, 4 दिन हो गए आज इस बात को कि पूरी दुनिया जो है वो शोर मचा रही है, लेकिन पूरी दुनिया को रिफ्यूट करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए उनकी कोई तस्वीर नहीं दिखाई गई, किसी एक शख्स को जाके नहीं मिलवाया गया। तो ये बात, ये तशवीश जोर पकड़ जाती है कि क्या आखिर ऐसा है कि उनको नहीं मिलवाया जा रहा। जाहिर है कि जब कोई खबर जब नहीं होगी तो फिर आप उसको किसी किस्म की भी रूमर्स कहें या रिजर्वेशंस कहें, वो फैलेंगी। याकूब साहब एक बात और बताइए, ये जो ज़ीशान खुर्रम ने कहा कि उनके ऊपर सख्त दबाव है कि वो देश छोड़कर जाएं, ये उनका अपना कोई सोर्स है जिसके हवाले से वो ये कह रहे हैं? क्योंकि इसमें इन अ वे ये पता चल रहा है कि इमरान खान जीवित हैं और सकुशल हैं, उनके ऊपर दबाव यह है कि वो देश छोड़कर जाएं। क्योंकि आप सब लोगों की बातों से, परिवार के लोगों की बातों से तो ये लग रहा है कि इमरान खान के साथ कोई अनहोनी हो गई है। देखिए, खुर्रम ज़ीशान अभी रिसेंटली सेनेटर भी इलेक्ट हुए, मेरे दोस्त हैं और बड़े क्रेडिबल और स्टॉन्च किस्म के हमारे साथी हैं। उनकी बात में बिल्कुल वजन है। ये ऑफर्स जो हैं बहुत बार की गई हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली की गई हैं कि उनको पाकिस्तान के अंदर बनीगाला भेज दिया जाता है या उनको किसी केपी के हाउस में शिफ्ट कर दिया जाए। ये इमरान खान को ऑफर्स तो मल्टीपल टाइम्स दी गई हैं, ये ऑप्शंस मौजूद है। देखें, यहाँ की डिक्टेटरशिप ये करती है कि तो आप ये कह रहे हैं कि इस ऑफर का और इस ऑफर से निकलने वाले ये एक तरीके से कंक्लूजन का कि इमरान खान ठीक हैं, ये दोनों बातों को कोरिलेट ना किया जाए, ये प्रेशर हमेशा से रहा है। लेकिन वो ठीक है कि नहीं? ये ऑफर्स अभी नहीं है। ये ऑफर्स देखें 25 दिनों में, मैं इन 25 दिनों में तो कोई क्लू नहीं है हमारे पास, कोई खबर नहीं है। मैं जो भी, चाहे खुर्रम ज़ीशान ने भी बात की, वो 25 दिन पहले की बात की। अच्छा, कि जब खान साहब से राब्ता था। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। नटशेल में आपने जो बात कही है वो बहुत बड़ी बात है कि 4 तारीख के बाद कोई सुराग नहीं है, 4 तारीख के बाद कोई इंडिकेशन नहीं है। और अगर लोगों को, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को यह लग रहा है, तो वहां की सरकार को यह आवश्यक नहीं लग रहा है कि इन लोगों की शंका का समाधान होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? या तो ये तमाम लोग सरकार के लिए मीनिंगलेस हैं, ये कहीं, ये इनका कोई वजूद ही नहीं है, इनको वो गिनती में लाते ही नहीं है, इसीलिए इनकी इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी भीड़ का कोई लोड नहीं ले रहा है पाकिस्तान में। और या फिर ये माना जाए कि वहां पर असल में अब इमरान के साथ कुछ ऐसा हो चुका है जिसको छिपाने की तब तक कोशिश की जा रही है जब तक कि मुमकिन हो। जनरल मेस्टन भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनके पास चलें उससे पहले यह खबर दिखाता हूं। मुनीर को मिली बेहिसाब ताकत से संयुक्त राष्ट्र चिंतित है। यूनाइटेड नेशंस ने अपनी इस चिंता को आवाज भी दे दी है। 27वें संविधान संशोधन के बाद मुनीर बेहिसाब ताकतवर, और इससे यूनाइटेड नेशंस भी चिंतित हो गया है। असल में अब वहां पर 5 स्टार जनरल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली रिव्यू करने के लिए उसने गलती की है या नहीं, जो प्रोविजन था उसको हटा दिया गया। पहले सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों को जो रिव्यू किया करती थी, अब उसको हटाकर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का गठन कर दिया गया है। और साथ में यह कह दिया गया है कि जो 5 स्टार जनरल है उसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल, उसने सही किया संवैधानिक रूप से या गलत, इसका कोई रिव्यू नहीं होगा। तो इसके बाद असीम मुनीर असीम ताकतवर हो गए हैं पाकिस्तान में, और इस बात से यूनाइटेड नेशंस भी चिंतित है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि इस तरीके की पावर असल में
पावर का अंधा हो जाना हो जाएगा पाकिस्तान में, और इसलिए यह नहीं होना चाहिए। खबरें तो यह भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ अब एक 28वां संशोधन करना चाहते हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। यह सुनाई दे रहा है कि वो शायद 28th अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जिसमें 27th अमेंडमेंट में जो किया गया उसको वो नलीफाई करना चाहते हैं। लेकिन क्या शहबाज के भाई नवाज ऐसा कर पाएंगे? पाकिस्तान में यह भी एक बड़ा बड़ा सवाल है। अब जरा आपको पाकिस्तान की मुखौटा सियासत के बारे में भी कुछ दिखा देता हूं। पाकिस्तान में किस तरीके से मुखौटा सियासत होती है। डेमोक्रेसी एक रुमाल है, उस रुमाल को निकाला जाता है, उसको झड़का जाता है, जहां मुंह साफ करना होता है किया जाता है। ये कौन करता है? आर्मी वहां की, और उसके बाद उसको जेब में रख लिया जाता है। वहां जमहूरियत को केवल दुनिया को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए वो जहरीली जमहूरियत के साथ साथ गमला जमहूरियत है। गमला जमहूरियत जिसको सजा कर रखा जाता है एक तरफ, लेकिन अगर कहीं गमले में जान आने लगी, कहीं गमला अपने पावर को एग्जीक्यूट करने लगा, एक्सरसाइज करने लगा, तो उसको किनारे कर दिया जाता है, उस गमले को तोड़ दिया जाता है। मैं कैसे कह रहा हूं जरा देखिए यहां पर बहुत क्विकली, ये चेहरे भी दिखाइए जरा। पाकिस्तान आर्मी चीफ देखिए, जनरल अयूब खान। असल में जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह देखा कि अयूब खान, याहया खान, ये लोग अपनी पावर का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां जमहूरियत को ऊपर लाना चाहिए, और हम एक काम करते हैं, जनता को, जनता की आवाज को सामने लाते हैं, और वहां ऐसे आदमी को बिठाते हैं जो आवाम की और आवाम के चुने हुए लीडर की बात माने। इसीलिए वहां पर लेकर किसको आए थे? जियाउल हक को। बाद के दिनों में क्या हुआ? जल्दी जल्दी क्विकली फ्लैश कीजिए, किस समय कौन था, आगे दिखाइए जरा। जनरल जियाउल हक, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ किया, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन जियाउल हक, उनके समर्थित व्यक्ति जो आर्मी की गद्दी में वहां तक पहुंचे, एक दिन उन्हीं को ठिकाने लगा देंगे, फांसी के तख्ते पर झुला दिया जाएगा। अब देखिए, जनरल जियाउल हक, उधर मोहम्मद खान जुनेजो। एक व्यक्ति दूसरे को लाता है, ये सोचता है ये मेरे काबू में रहेगा, तब तक वो इसको दूसरे को ले आता है, सोचता है नहीं इसको हटाओ, मेरे काबू वाले आदमी को लाओ। यहां पर देखिए नवाज शरीफ के साथ जनरल असलम बेग। नवाज शरीफ ने कहा एक काम करो, अपने आदमी को लाओ और उस आदमी के जरिए फौज को काबू में रखो, केवल वहीं लगाओ जहां उसकी जरूरत है। आगे क्या किया गया? परवेज मुशर्रफ को लेकर आया और परवेज मुशर्रफ ने उन्हीं को ठिकाने लगा दिया। जहां पर वहां के किसी भी चुने हुए लीडर को यह मुगालता हुआ कि आओ चलो सरकार चलाएं और अब हम आर्मी को बताएं कि उसको क्या करना चाहिए, तो आर्मी ने कहा अच्छा अब ये दिन आ गए कि तुम हमको बताओगे, चलो उससे पहले तुमको तुम्हारी हैसियत दिखाते हैं। जनरल मेस्टन के पास चलता हूं यह समझने के लिए कि जनरल मेस्टन क्या यही वहां की सच्चाई है? वहां किरदार बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे। आज इमरान खान वहां पर हैं, जहां किसी लीडर को एक समय यह लगने लगा कि अब वो आर्मी को जनता की आवाज के हिसाब से चलाएंगे, और यही बात उनको भारी पड़ गई, इसीलिए आज इनका ये हश्र हो रहा है। जनरल मेस्टन, बिल्कुल, इमरान खान वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने वहाँ पर जनता के अंदर एक वो भावना लेके आए थी कि वो एक डेमोक्रेसी की तरफ, और साथ में आपने देखा उन्होंने जनता में इतना जागरण किया था कि यही जनता ने पाकिस्तान आर्मी कोर कमांडर के घर में आग लगाई। पहली बार हुआ ये। दूसरा, उनके मिलिट्री और एयर बेसिस में वहीं की आवाम ने अटैक किया। कहने का मतलब है वहाँ के लोगों को जो एक नफरत पैदा होती जा रही है प्रतिदिन अपनी सेना के खिलाफ, और जब मैं सेना बोलता हूँ वो बोलता हूँ उनके टॉप जनरल, सारे जनरल्स भी नहीं, आसिम मुनीर जैसे जनरल जिन्होंने पाकिस्तान की सत्ता को इतना संभाल के रखा हुआ है, इतना पावर, लस्ट ऑफ पावर जिसको मैं बोलना चाहूँगा। तो कहने का मतलब है कि जो अभी हालात है पाकिस्तान में, पाकिस्तान सेना सिर्फ चाहती है, जो इनके जनरल हैं, कि वहाँ पावर है, लेकिन इमरान खान पहला एक प्राइम मिनिस्टर है जिसने टक्कर लेके और वहाँ लोगों के अंदर ये एक आग, या मैं बोलूँगा एक कोशिश की थी, लेकिन इसीलिए वो डर पैदा हो गया आसिम मुनीर को, और उसने उसको अरेस्ट करके और ये इतने सारे चार्जेस लगा के। ये एक बड़ी बात है, और ये खान, इमरान खान के लिए इसलिए भी अलग बात है क्योंकि इमरान खान, क्रिकेट जिस जगह पर एक तरीके से रिलीजन की तरह माना जाता हो, क्रिकेट में जीत या हार के मायने क्या हैं वो दोनों तरफ आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में भी देख सकते हैं, हिंदुस्तान में भी देख सकते हैं। उस क्रिकेट के जरिए जो हीरो बना हो, दिलों में जगह कर गया हो, वो फिर आया हो, वहां हुकूमत उसने संभाली हो, जाहिर है उसका कनेक्ट लोगों के साथ एक अलग ही लेवल पर होगा, अलग टेंजेंट पर होगा, और इस बात से वहां की आर्मी घबराई। उसके बाद क्या हुआ? कमर जावेद बाजवा, कहा जाता है कि एक जमाने में खुद इमरान खान को कुर्सी तक लाने में जिन्होंने भूमिका निभाई, वही कमर जावेद बाजवा बाद के दिनों में क्या हो गए आपको मालूम होगा, जिनके एक्सटेंशन के लिए खुद इमरान खान ने कोशिश की, बाद के दिनों में वो क्या हो गए। ये दिखाता है कि वहां आर्मी का एक चरित्र है, और डेमोक्रेसी का चेहरा जैसे ही पावरफुल होने लगता है या वो अपने हक का इस्तेमाल करता है, आर्मी इनसिक्योर होती है और फौरन उसको किनारे लगा दिया जाता है। क्या अब्दुल समद याकूब साहब, ये पैटर्न आप भी नोटिस कर रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में? देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बात तो ये कि आपने दुरुस्त कहा कि कभी डेमोक्रेसी रही नहीं है।
अगर उसको पेश किया जाता है लोगों को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए, तो वो ज़ाहिर अपना प्राइम मिनिस्टर लाया जाता है और अपना सेटअप वो किया जाता है। सारा कुछ कोई डेमोक्रेसी का जो मिडिवल टाइप का कोई जैसे अप्रोच होती है, मिडिवल टाइप के अप्रोच में कि एक डिक्टेटर होता है या वो डिवाइन रूल थ्योरी के तहत अभी जिस तरह आप कहते हैं कि सैयद हाफिज और अल्लाह ताला ने चुना, तो एक डिवाइन रूल थ्योरी है। एम्बेसडर वोहरा साहब इसको बेहतर समझते हैं कि लोगों को रिलीजियसली उस तरफ माइल किया जाए। तो पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो तो अब सर उठा रही है। और मैं जब खान साहब से जेल में मिला तो मैंने जो खान साहब को असेस किया वो ये समझते हैं कि उन्होंने अपना एक रोल प्ले कर दिया है, उन्होंने कौम को जगा दिया है, उनको यकीन हो गया है कि कॉम्प्रोमाइज इसलिए नहीं कर रहे कि उनको यकीन हो गया कि मैं मर जाऊंगा मगर मैं यहां से इसलिए नहीं निकलूंगा क्योंकि मेरी कौम जाग गई है।